अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। टॉर्क को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। अब ये टॉर्क क्या है? अगर पहले मैं ज़रा टॉर्क की आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। The turning effect of a force. The turning effect of a force is called torque or movement of a force. लफ्ज़ पे आप गौर करें। फोर्स लगाने से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। हम डेली ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। डेली हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हम अपने डोर को ओपन करते हैं तो उसके हैंडल को के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स जब लगेगी वो दरवाज़ा ऐसे रोटेट करता है, यानी कि उसमें टर्निंग इफेक्ट आता है। इसी तरह हम टैब का इस्तेमाल डेली करते हैं। टैब को अगर ऐसे ऊपर से हम घुमाते हैं तो फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या पैदा होता है? टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। तो बेसिकली पहले हम तो ये देखेंगे कि ये जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, किन किन चीज़ों का हमें इल्म होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को देख लेते हैं। टॉर्क को समझने के लिए सबसे पहले हम एक टर्म इस्तेमाल होती है, रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी ऐसे बॉडी को कहते हैं जिसके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस एक जैसा रहे। इसकी सिंपल सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो बॉडी डिफॉर्म ना हो, उसकी शेप खराब ना हो, ठीक है, उसके पार्टिकल डिस्टर्ब ना हो। फॉर एग्जांपल आप एक ईंट ले लें, पत्थर ले लें और एक आप फोम ले लें, ठीक है जी। ये फोम है, ये कोई मतलब के स्टोन ले लें आप। तो इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान फासला जो है वो एक जैसा है, चेंज नहीं होता। उनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये ईंट, ये जो पत्थर है, ये डिफॉर्म नहीं होगा। जबकि ये जो स्पंज है या फोम है इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो प्रेस हो जाएगा। इसके पार्टिकल के दरमियान इसके पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे, इसकी शेप डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इससे हमें पता चला कि रिजिड बॉडी उसे कहते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स की जो जिन पार्टिकल से ये मिलकर बना है उनके दरमियान फासला एक जैसा रहे। तो रिजिड बॉडी की फिर डेफिनेशन कुछ इस तरह हो गई। If a body is composed of large number of particles, if the distance between all pair of particles of the body do not change by applying force, then it is called a rigid body. In other words, a rigid body is the one of that is not deformed by force or forces acting on it. कि ये डिफॉर्म ना हो फोर्स लगाने से। इनमें पार्टिकल्स की तादाद एक जैसे पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस एक जैसा होता है। इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये डिफॉर्म नहीं होगा, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। पत्थर के ऊपर जितना मर्जी आप जोर लगा लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि फोम के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो इसके पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे, इसकी शेप भी चेंज होगी। उसके बाद आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन रिजिड बॉडी के बाद हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इसके अंदर बड़ा इस्तेमाल होता है टॉर्क के अंदर। तो दूसरी टर्म इसके लिए हम ले रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पता चल रहा है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे एक टॉप की दे देता हूँ।
ऐसे एक टॉप है, उससे हम यानी कि ऊपर से पकड़ के ऐसे यूजुअली बच्चे खेलते हैं, इसके साथ ऐसे घुमाते हैं तो ज़मीन के साथ ही एक पॉइंट के ऊपर ये ऐसे घूमना शुरू कर देता है। पूरी बॉडी इस एक पॉइंट के गिर्द घूम रही होती है। ये जो पॉइंट है ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा। ये जो पॉइंट के गिर्द ऐसे रोटेट करेगा, ये घूमना शुरू करेगा तो पूरी बॉडी मूव करेगा। इस एक पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है, इसे हम एक्सिस बोलते हैं। और ये पूरी जो लाइन है, इस लाइन के गिर्द पूरी बॉडी जो है मूव कर रही है, तो हम इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पूरी लाइन को इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर इसी तरह जो है द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल। किसी भी बॉडी के जो पार्टिकल अगर सर्कल में मूव करते हैं विद देयर सेंटर ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। जिसमें बॉडी के तमाम पार्टिकल्स एक लाइन के गिर्द मूव करना शुरू कर दें, उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद एक और टर्म आती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखें, हम अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल एक डोर ही है, मतलब हम एक डोर है, ये डोर है, तो इसकी हाइंग्स इधर बना लेते हैं इसके साथ। इस डोर के ऊपर यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ये इसके हाइंग्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये रोटेट करता है, हाइंग्स की मदद से आगे पीछे रोटेट करता है। इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इस एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स हम लगा रहे हैं, इस बॉडी के इस पॉइंट को हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। या इस तरह इसकी मिसाल ले लें आप। फॉर एग्जांपल ये एक स्पैनर है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ बॉडी जो है, कोई नट वगैरह आपने खोलना है या बोल्ट को खोलना है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे, ये यहाँ बॉडी रोटेट करेगी। जब बॉडी रोटेट करेगी तो इस एक लाइन के गिर्द रोटेट करेगी। इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये फोर्स इस एंड पे लगेगी। ये जो पॉइंट होगा, ये जो लाइन होगी, इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म। ये मूवमेंट आर्म जो है बेसिकली ये हमें बताता है कि बॉडी कैसे रोटेट, कितनी ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा। मूवमेंट आर्म डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, टॉर्क के ऊपर, या टॉर्क डिपेंड करता है मूवमेंट आर्म के ऊपर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। बेसिकली जो मूवमेंट आर्म है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। जैसा कि ये फोर्स है और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म। और मूवमेंट आर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, मूवमेंट आर्म ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये करता है फोर्स के ऊपर और मूवमेंट आर्म के ऊपर। एंड मूवमेंट आर्म, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं फोर्स के ऊपर क्यों करता है और मूवमेंट आर्म के ऊपर ये टॉर्क क्यों डिपेंड करता है। देखिए, अगर हम फोर्स, एक डोर है, उसके यहाँ पर लॉक लगा होता है एक एंड पर, दूसरे एंड पर हाइंग्स होती है जिसके गिर्द ये रोटेट करता है। हम फोर्स लगाते हैं और वो आसानी से रोटेट करता है। फोर्स और ये जो हाइंग्स है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है
और वो इजीली उसके अंदर टॉर्क पैदा हो जाता है। लेकिन अगर इस पॉइंट को मैं शिफ्ट कर कर, फॉर एग्जांपल ये एक डोर है, इधर मैं बना लेता हूँ, डोर के इस पॉइंट पे होंगी ये इसकी हाइंग्स हैं जिसके गिर्द ये रोटेट करता है। मैं यहाँ पर फोर्स लॉक लगाने की बजाय मैं बिल्कुल पॉइंट इसका शिफ्ट कर देता हूँ फोर्स लगाने वाला, यानी कि यहाँ पे ले आता हूँ लॉक को, हैंडल को, और मैं जब फोर्स लगाऊंगा तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और उसके अंदर टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा, कम। इससे दो चीज़ों का हमें पता चला कि अगर हम फोर्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो आपके टॉर्क उसके ऊपर असर पड़ेगा। और दूसरा देखें, मूवमेंट आर्म कम हो गया। जब मूवमेंट आर्म कम होगा बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब भी आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी और टॉर्क जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। तो लिहाजा अमूमी तौर पर, आम तौर पर और आसानी के लिए हम डोर के एक एंड पर ये जो है हैंडल लगाते हैं, दूसरा एंड ये जो है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ पर हाइंग्स होती हैं जिसके गिर्द ये मूव करता है। तो फोर्स और मूवमेंट आर्म ये डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, टॉर्क के ऊपर। इसी तरह अगर हम दो स्पैनर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटा स्पैनर ले लेते हैं और एक बड़ा स्पैनर ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से तो रोटेशन होगी और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फोर्स, यहाँ पर रोटेशन पैदा होगी, टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। लेकिन यहाँ पर हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी किसी नट को खोलने के लिए स्मॉल स्पैनर से बनिस्बत लार्ज स्पैनर पे। लार्ज स्पैनर में क्या होगा, फोर्स हमें दूसरे एंड पे लगानी पड़ेगी, एक एंड पे लगानी पड़ेगी, यहाँ पर रोटेशन पैदा हो गया, मूवमेंट आर्म बढ़ गया क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, मूवमेंट आर्म ज़्यादा हो गया। मूवमेंट आर्म ज़्यादा होने से आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी और टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जबकि इसके मुकाबले में स्मॉल स्पैनर जो है उस पर हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी और टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क का जो बेसिकली फार्मूला है उसे अगर हम देखें, टॉर्क जो है उसे टा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फोर्स और मूवमेंट आर्म को एल या आर से भी हम डिनोट करते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ये टॉर्क है। और टॉर्क का जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह बनेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और लेंथ यानी कि मूवमेंट आर्म ये मीटर है, तो न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर जो है वो तब होगा जब 1 न्यूटन की फोर्स लगे 1 मीटर की जो है ना लेंथ के ऊपर, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। तो टॉर्क किसके इक्वल, 1 न्यूटन मीटर के। टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कॉल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द मूवमेंट आर्म ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। तो आज का स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक था वो था टॉर्क। टॉर्क है कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और उसमें क्या पैदा हो, टर्निंग इफेक्ट। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल डेली जो हम डोर को खोलते हैं उसके हैंडल से तो टॉर्क पैदा होता है, टैप को खोलते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो टॉर्क को समझने के लिए मैंने सबसे पहले आपको रिजिड बॉडी का बताया कि रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस है वो एक जैसा होता है और ये डिफॉर्म नहीं होती फोर्स अप्लाई करने से। फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ से बॉडी मूव करती है, जिसमें पूरी बॉडी रोटेट करे एक पॉइंट के गिर्द, एक लाइन के गिर्द, उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर हम जिस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और उस वहाँ पर जो लाइन प्रोड्यूस होगी उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि जिस बॉडी को फोर्स लगाएंगे वो एक पॉइंट होगा, वो जिसकी मदद से, उस फोर्स की मदद से वो बॉडी रोटेट करेगी। इसी तरह मूवमेंट आर्म है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान है। बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपकी अप्लाइड फोर्स है, वो पॉइंट जहाँ पर आप उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपका मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा फोर्स कम लगेगी और टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मूवमेंट आर्म कम है फोर्स ज़्यादा लगेगी और टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि टॉर्क डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, फोर्स और मूवमेंट आर्म के ऊपर। इसका फार्मूला टॉर्क और न्यूटन मीटर
और ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी, इसे आप अच्छे तरीके से याद कर रहे हो।